से पाकिस्तानी मईशत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बयान। मुल्क में गर्दिशी कर्जे 900 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान में टैक्स दहंदगान 12 लाख से घटकर सिर्फ 11 लाख रह गए। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क के सियासी हालात और उसके जो असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, ख़ास तौर पे जो पस मंज़र एक सामने आ रहा है। अभी सेनेट इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हुकूमत के बाकायदा मैं कहूँगा कि पूरी जो आप पार्लियामेंट है उसके जो है इंतखाबात होंगे। न सेनेट को लीव आउट करते हुए ज़ाहिर बात है नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलियों के, और उसमें भी चंद माह ही रह गए हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त, और शहर इक़्तिदार के अंदर भी बड़ी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। इसके अलावा हुकूमती दावे भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुल्क की जो इकनॉमिक टीम है, हुकूमत की जो इकनॉमिक टीम है, उसमें भी तब्दीली आ चुकी है। जनाब इसहाक डार साहब जो हैं वो थोड़े से बीमार हो जाने की वजह से अब मुल्क में नहीं हैं। उनकी जगह जो है हमारे यहाँ मुशीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जो काफ़ी अरसे से हुकूमत के साथ मुंसलिक रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर फायज़ रहे हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इनके साथ राना अफजल साहब भी टीम के अंदर शामिल हैं, जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं इसी शोबे के लिए। तो बुनियादी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का हमें सामना है, लेकिन उनका जो डायनेमिक है वो पॉलिटिकल है। और इस पॉलिटिकल डायनेमिक को देखते हुए अहमियत ये है कि हम सियासी बयानों को भी बड़े गौर से सुनते रहें कि वो क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ग्रे लिस्ट के मुतालिक जो बात की है वो खैर मैं अब उसके बारे में ज़्यादा तज़िया नहीं दूंगा। एंकर को चाहिए अपना तज़िया कम रखे, सवालात पर जो है वो इन्हिसार करे और उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करे। एक बयान आपके सामने पेश करूंगा जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का। ये हाल ही में उन्होंने एक जलसे के अंदर उन्होंने बयान दिया। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट का हाल देखो, कहाँ 53,000 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आज 40,000 से नीचे चली गई है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का हशर हो रहा है। महंगाई अब फिर बढ़नी शुरू हो गई है। पेट्रोल और तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। मैं तो चाहता था कि यहाँ पे बिजली की कीमतें भी कम हो, पेट्रोल तेल की कीमतें भी कम, और जब तक मैं वज़ीर आज़म था। नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयान सुना। पता नहीं क्यों डी फैक्टो पोजीशन ज़ुबान से निकल जाती है, डी यूरो पोजीशन क्या है उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। मैं फिर कोई नो कमेंट्स, आई रिज़र्व माई कमेंट्स। मैं आज मेरे साथ बड़े यहाँ मेहमान शामिल गुफ्तगू में उनका तारुफ़ कराता चलूँ। उस सवाल का जवाब उनसे लूँगा कि क्या वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ साहब थे तब मईशत चल रही थी और उनको जूँ ही नाअहल किया गया मईशत क्यों बैठ गई। जनाब हलीम आदिल शेख साहब PTI के लीडर हैं, साबिक सूबाई जो है मुशीर भी रहे हैं, वज़ीर के स्टेटस के। वेलकम करूँगा आपको शो में। हलीम आदिल शेख साहब, वैसे तो मैंने आपको देखा बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं सियासी तौर पर, सोशल मीडिया के ऊपर भी वक्तन फ़वक्तन आप जो हैं कोई एक आधी चीज़ ऐसी ले आते हैं जिसकी वजह से मरकज़ आप बन जाते हैं। लेकिन आज मैंने आपको जिस वजह से बुलाया पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक जायज़ा पेश करने के लिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? देखिए, जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर चुकी हो इसका मतलब है कोई सही नहीं कह सकता। और जो शख्स कह रहा है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो ये होते हैं एक दोनों हाथों में लड्डू रखना, कि आप हुक्मरान भी हैं, इसहाक डार अब्बासी साहब जो है वो आपको हाज़िरी दे रहे होते हैं, कैबिनेट आप बनाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा वज़ीर आज़म आज का कहता है कि मेरा वज़ीर आज़म, मेरा सब कुछ तो नवाज शरीफ है। और दूसरी जानिब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट गलत। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की नाअहल हुकूमत है। आपकी हेडलाइन अगर देखी जाए, अगर ग्रे लिस्ट में आगे, वो कहने से फ़र्क नहीं पड़ता ग्रे लिस्ट में क्यों आए। फेलियर ऑफ हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी जो मिनिस्ट्री है या हमारी वज़ारत ख़ारजा है, हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी का फेलियर था। इन लार्ज टर्म्स, इन ब्रॉड टर्म्स, इट इज अ फेलियर ऑफ द कंट्री अल्टीमेटली। तो किसी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, कलेक्टिव नहीं है। कलेक्टिव तब होती है कि कलेक्टिव चीज़ों को देखते। ये इस वक्त एक, मैं समझता हूँ, सिविलियन डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान में। और ये जो अगर क्या जिम्मेदार करार दे रहे हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत आज भी है, नवाज शरीफ की कल भी थी। आपने एक और बात, गर्दिशी कर्जे, सर्कुलर डेट्स 900 अरब पहुंच चुके। जब ये आए थे उन्होंने कहा था जी हम कर्जे खत्म कर देंगे। वो कर्जे नहीं खत्म थे, IPP से डील हुई थी, इलेक्शन का खर्चा निकालना था। इन्होंने आके IPP से पैसे लिया बगैर किसी ऑडिट बगैर किसी डर करके। और
सर्कुलर डेट्स खत्म करके कहा कि हमने कर्जे खत्म कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये कोई नवाज शरीफ के जाने के 2 महीने में तो नहीं हुए कि 28 जुलाई के फैसले के बाद ही सारा कुछ हो गया। ये सब कुछ हुआ इस 5 साल के अंदर कि आज सर्कुलर डेट्स 900 अरब पे पहुंचे हुए हैं, जो पहले 600 के करीब थे, इन्होंने खत्म किए थे और उसके अंदर भी कमीशन लिया था। और आज अगर महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है, 1,30,000 रुपए का। तो कह रहे हैं मैं वजीर आजम नहीं हूं इसलिए पेट्रोल की कीमत बढ़ वो गई। सुपर वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, इस वक्त सुपर वजीर आजम है। पहले अब्बा जी थे, वो दादा अब्बा हैं। बात है कि वो सब कुछ संभाल रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट वो चला रहे हैं। फेलियर है, या तो कहते हैं कि आज मुस्लिम लीग शीन की हुकूमत है शहबाज शरीफ की, या कहें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। बात है कि ये मुस्लिम लीग शीन अगर कहोगे तो हम कहेंगे किसी और की है, तो तुम्हारी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, आपका वजीर आजम है, आपकी कैबिनेट है, आपके लगाए हुए वज़रा हैं जो आपको हाजिरी देते हैं, आपके दरबारी हैं, आपके यहाँ पेश होते हैं। लेकिन अलमिया ये देखिए जी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। एक साल में इन्होंने 2016 और से 2017 तक इन्होंने 1857 अरब का एकदम से उन्होंने एक साल के अंदर जो है वो इन्होंने कर्जे बढ़ गए। और आज भी पाकिस्तान हिस्ट्री में सबसे ऊंची सतह के ऊपर है कर्जों के अंदर। आदिल शेख साहब, कशकोल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं। वजीर आजम बार बार ये कह चुके हैं, वज़रा भी कह चुके हैं कि आपकी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान की मईशत को सबूताज किया है। इस इल्ज़ाम का जवाब दें। इन्होंने पहले बोला कि प्रेसिडेंट जी 2014 में ही आ जाते, CPEC जल्दी शुरू हो जाता। आपकी पार्टी ने धरना देकर सबूताज किया, ये इल्ज़ाम लगाते। मैं नहीं कहता, मैं समझ इल्ज़ाम लगाना उनका हक है, लेकिन मैं समझता क्या आपने सबूताज किया पाकिस्तान की मईशत को? कहते हैं मुझे काम नहीं करने दे रहे ये लोग, मुझे काम। अरे अगर ये तो काम ना करने देने पे ये हशर है कि 300 अरब की करप्शन के चार्जेस में इनको चार्ज किया जा रहा है। अगर ये कहते हैं काम ना करने देने पे, क्या मतलब अगर काम करने दिया जाता, कोई रोक टोक ना होती, फिर तो ये 300 अरब की करप्शन ना होती, 30,000 करोड़ की करप्शन नहीं। ये कहते हैं कि आपको हर वो चीज़ बुरी लगती है जो मुस्लिम लीग शीन आपके अल्फाज के अंदर करती है। जब मेट्रो इक्तिसादी तरक्की का ही निशान है, जब मेट्रो लाहौर में लगती है तो आपको बुरी लगती है, जब उसकी फोटो कापी निकाल के पेशावर में बनाते हैं तो अच्छी लगती है। वो सस्ती होती है, उसमें किकबैक नहीं होता, उसमें करप्शन नहीं होती, उसमें ठेके में 2 नंबरी नहीं होती। मुल्तान के अंदर आपको पता है नैब चढ़ी हुई है, लाहौर मेट्रो के अंदर नैब इंक्वायरी कर रही है, मुल्तान के अंदर तो उन्होंने बंदा ही भगा दिया फ्रंटमैन अपना। मैं कहता हूं कि इनकी आज तक मुल्तान हर, देखिए आज ड्राइवर से शुरू करें, पीरी टैक्सी से शुरू करें, जब पीछे जाएंगे ना, कहते हैं जी इन्होंने 300 अरब की करप्शन हो रही, कैसे आ गए? ये कोई कहते हैं ना मैंने 10 रुपए की नहीं की, जो नौसरबाजी, मैंने 100 रुपए की नहीं की, मैंने 1000 की नहीं की, 5000 की नहीं की, 300 अरब की करप्शन है हुजूर वाला। उन्होंने 10 रुपए के नोट का कहा था, 10 रुपए तो रुपया पैसा साबित करके दिखा दे। वो कह रहे हैं साबित करके दिखा तो हो रहा है ना, अभी देखें नैब वो कह रहे हैं ना, वो कह, अरे होने वाला अनकरीब। इब्तदाइश खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या अनकरीब। अभी तो निकले ना, कहते हैं हकामा भी निकाला, अब ये साबित होगा कि इनको हर की जो हुदैबिया, अजीजिया, ये सारे जो रेफरेंसेस चल रहे हैं ये साबित होने के लिए है। और ये चाहते हैं डिजास्टर करें। इन्होंने, मैं समझता हूँ, भीख मांग मांग के कौम को भिखारी बना दिया। आज इस मुल्क में 10,000 वजीर आजम ने कहा मैं कशकोल तोड़ दूंगा। कशकोल तोड़ने, कशकोल क्या, पूरा जुब्बा पहन लिया इन्होंने फुकरा का। ये तो पूरी, मैं कहता हूँ कि चादर लेके मैदान में चले गए, नहीं वो जो चंदे की चादर होती है। आज हम किस पोजीशन में खड़े हुए हैं, अल्लाह माफ करे। जो कहते ML कासी याद है ना आपको, ये मुझे कहा था जी का ना कि ये अपनी माँ बेच सकते हैं, अल्लाह माफ करे, इन्होंने पैसे के लिए। इसहाक डार वहाँ बैठा हुआ है, आज भी उसका यहाँ अकाउंट खोल रहे हैं। नेशनल बैंक का सईद अहमद आज भी चोरी में मुलविस है। आज भी इस यूथ लोन्स 2000 नौकरियां इन्होंने दी हैं। He can't answer you ना। Yes। अगर वो जवाब दे सकते तो जवाब बुला लें। हम तो देखिए एक बात रख रहे हैं, आप ओए करते हैं, वो नहीं इल्जाम साबित करें। हम तो कहते हैं अभी जाएं जरा उसमें तारिक रोड पे मतीन सेंटर के बराबर सरा है, वो आलमगीर रोड ब्रांच में चले जाएं। रात देर गए तक यूथ लोन बांटे जा रहे हैं, MPS को, MNS को। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, वो वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। नहीं, ये लोधरा में दिए गए बहुत सारे लोन MNA को। अपने फेलियर्स को आप इस तरह ना, अरे अपने फेलियर्स को छुपाएं नहीं वाला, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के पैसा, इनके बाप का पैसा नहीं है, अवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो दे रहे होते हैं ना, इनका नहीं है। और ये आज दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं तस्वीर? एक शख्स जो नाअहल है क्यों लगा? 40 मना किया तस्वीर लगाने से। हमने हर जगह, हमने तो आवाज उठाई है ना। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में आपने सुना, 40 अरब के
انہوں نے اپنے اشتہارات جاری کیے ہیں. اس 40 ارب میں میو ہسپتال میں بستر پہنچ سکتا تھا, باہر خاتون جو ہے وہ ہسپتال کے باہر جو ہے وہ اس کی پریگننسی نہ ہوتی, اس کے بچے کی ولادت نہ ہوتی, یہ ہسپتالوں میں دوائیاں پہنچ سکتی. 40 ارب کے انہوں نے شاہی خاندان نے اپنے اشتہارات جاری کیے ہیں. Look, I would have taken all your complaints on face value. Unfortunately, میں آپ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر اس لیے اگری نہیں کر سکتا کیونکہ one of the provinces of Pakistan is being ruled by you, by your political party. اچھا And there is no significant difference in governance there. لیکن give you the opportunity, میں آپ کو موقع دوں گا بریک کے بعد واپس آنے کے بعد کہ آپ جو ہیں وہ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وہاں پر آپ کی کارکردگی بہتر رہی ہے. Then you can say these things. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم جناب پاکستان کو جو معاشی چیلنجز سیاسی حالات کی وجہ سے درپیش ہیں, اور خاص طور پہ بات یہی ہو رہی ہے کہ جناب والا ملک کی وفاقی حکومت نے معیشت کے لیے کیا کیا, صوبائی حکومتوں نے کیا کیا. بریک پہ جانے سے پہلے میرے فاضل مہمان جناب حلیم عادل شیخ صاحب جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور بہت ہی زیادہ متحرک قسم کے سیاستدان ہیں. اب پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بار بار آتے رہتے ہیں, اور میں تو یہ کہوں گا سوشل میڈیا کے اوپر کبھی کبھار شوشے بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر کافی عرصے تک خبروں میں رہتے ہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا. بنیادی طور پہ آپ بولے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آپ نے تنقید کر لی, پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی آپ نے تنقید کر لی. دیکھیں اپنی پرفارمنس آپ کو اسیس کرنی پڑے گی. آئین کے اندر ترامیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں جن سے معیشت, انڈسٹری, تجارت, اس طرح کے شعبے سارے پروونسز کے پاس آ گئے ہیں. انٹرپرائز ڈیولپمنٹ, آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں کے پی میں کیا کام ہو گیا اکنامک فرنٹ پہ, پھر میں مان لوں گا آپ کی تنقید. دیکھیے الٹیمیٹلی جو بھی ترجیحات ہوتی ہیں حکومت کی, اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام پہ اس کے اثرات کیسے ہونے جا رہے ہیں نا. میں اکنامسٹ نہیں ہوں, میں اسد عمر نہیں ہوں نا, سب سے پہلے بتا کلیئر کر دوں. میں آپ کو اس کا پولیٹیکل اینگل, میں اپنا پارٹی اینگل. تو اسد عمر کون سے اکانومسٹ ہیں بھائی؟ ہیں ہمارے یہاں انشاءاللہ وہی ہیں, فکر نہ کریں آپ, ٹھیک ہے نا. اکانومی پاکستان کی وہی ٹھیک کریں گے, تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ تو جہانگیر ترین کا بھی بنانا چاہ رہے تھے, لیکن انشاءاللہ بن جائیں گے. زمانہ بڑی جلدی بدل جاتا ہے, پھر بن جائیں گے. آپ وہاں جا کے دیکھیے, کے پی کے ہسپتالوں کو دیکھیے, کے پی کے سکولز کو دیکھیے, کے پی کے اداروں لے جائیں, ہم دکھا دیں گے. ہم تیار ہیں, چلیں اینی ٹائم. ہم آپ کے آن ایئر کہتا ہوں, آپ چلیں, ہم آپ کا وہاں وزٹ کرواتے ہیں. آپ ہمارے ہوسٹ ہوں گے کے پی گورنمنٹ کے. No, I want to see the road network there. اب چلیں نا. I want to see the infrastructure there. I want to see some new industry there. آپ مجھے انڈسٹری نہیں, آپ مجھے انڈسٹری دکھاؤ نا, مجھے انڈسٹری دکھاؤ, بزنس دکھاؤ. ہم نے اتنا خراب کر دیا کہ ہمیں صرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں پل بن گیا, پل بن گیا, پل نہیں بڑھا, پل نہیں بڑھا. میں کہتا ہوں الٹیمیٹلی دیکھیں, میں دیکھیں اس 5 سال میں ہم کیا کچھ کر سکتے تھے. درخت لگائے آپ نے, میں مان گیا. ہم نے درخت لگائے, ہم نے ہسپتال بنائے, ہم نے اسکول ٹھیک کیے, ہم نے آج سرکاری اسکولوں میں بچے پرائیویٹ اسکولوں سے واپس جا رہے ہیں. یہاں مطلب بیسک چیز ہم نے انسانوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, ہم ایک اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. ڈینش اسکول بنایا, ڈینش, ہم نے اپنے لوگوں پہ انویسٹ کیا ہے. آج دیکھیں کئی تصور آپ نے ہاؤسنگ کے متعلق کیا کیا. دیکھیں میں سوال ہے, الٹیمیٹلی دیکھیں میں جو میری کے پی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں نا, میں مطلب میں اس کا کے پی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں. آئی ایم فرام سندھ. میں موٹی بات کر سکتا ہوں, میں اسپیسیفک نہیں جا سکتا. میں موٹی بات آپ کو بتا. میں ایک دوسری بات میں نے آپ سے کہی نا, 40 ارب کے اشتہارات کے پی گورنمنٹ نے اشتہارات اپنے نہیں دی. آج لوگ کہتے ہیں ہمارا پروڈکٹ زبردست ہے, ہم نے مارکیٹ نہیں کیا, ہم نے لوگوں پہ خرچ کیا. بس ٹھیک ہے نا, آپ نے کہہ دیا آپ مجھے لے کر جائیں گے, میں جاؤں گا. اچھا سیکنڈ ایشو, I leave KP alone. Let's talk about Sindh. آپ کے پاس یہاں پر بھی سیٹیں ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, انویزیبل. آپ جن ڈسٹرکٹس کے اندر جیتے ہیں یہ موسٹ اکنامکلی پراسپرس ڈسٹرکٹس ہیں, موسٹ اکنامکلی پراسپرس حلقے ہیں. آپ گھٹنے گھٹنے پانی کے اندر کشتیاں لے کر گھس جاتے ہیں, بولتے ہیں یہ ہم نے بڑی اچیومنٹ کر دی. اب دیکھیں کون سی اکنامک امپرومنٹ کی ہے. وہ جو کشتی تھی وہ 4 فٹ پانی سے اس نے 150 لوگوں کو نکالے تھے, ان کشتیوں نے باہر لے کے آئے تھے. آخر میں ڈاکٹر صاحب تھک گئے تھے, وہ کلوز ہو گئی تھی, کلوزنگ کی تھی. لیکن وہ الگ بات ہوگی, میں بتا رہا ہوں, میں خود اس کے موجود تھا. 4 فٹ پانی میں سے 150 لوگ نکالے تھے ان کشتیوں نے. اب آئیے ویزیبلٹی, سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ, سب سے بڑے بزنس مین, ہاں میں بتا رہا ہوں نا, آپ کا حلقہ ہے نا,
سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ آل پولیٹیشینز انکلوڈیڈ سب سے زیادہ بڑے سرمایہ کار سب سے ایلیٹ کلاس اس ملک آپ کے حلقے سے آپ نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کیا کی اس حلقے کے اندر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پریزنس ہماری جتنی ویزیبلٹی آپ نے بات کی خرم شہر زمان کی ویزیبلٹی صرف آپ کی ہے، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں پورے شہر کے اندر، ویڈیو بنا رہے ہیں پولیس موبائلوں کے اندر، یہ ویزیبلٹی صرف آپ کی ہے اور کس کی ویزیبلٹی؟ میں سمجھتا ہوں میں بھی ایک پارٹی کا حصہ ہوں نا، ہم نے ڈیفرنٹ کام ہے. خرم نے میں جس انداز سے اسمبلی میں خرم نے سندھ اسمبلی میں خرم شہر زمان ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پورے سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا How many issues have they raised against the economic جسے میں کہوں گا کہ غربت کے بارے میں کتنے ایشوز ریز؟ میرا خیال ہے کہ ہماری سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہے جو میں کہتا ہوں نا، لوگوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم، اس ملک سے پاورٹی ایلیویشن چاہتے ہیں، ہم غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں. غربت انشاءاللہ ختم کب ختم ہوگی؟ جب یہ کرپشن ختم ہوگی. اونلی زبانی کلامی. ارے نہیں نا یار، بات یہ ہے جب یہ پیسہ کرپشن کا پیسہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا تو غریب رہے گا. الٹیمیٹلی بیسکس پہ جائیں. آپ نے سندھ ایگریکلچر کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سندھ کے ہر ایشو پہ کھڑے رہے ہیں. ہم سندھ میں دیکھیں ان کی اس گند کی ماں کرپشن ہے. ہم نے بہت 3 سال سے سندھ میں اینٹی کرپشن موو ہم چلا رہے ہیں. ہم اداروں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے اسکولوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے اسپتالوں میں جاتے ہیں. انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ میں سمجھ گھٹنوں جو ہے میں یہ ناکوں کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ سندھ سے جب کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، سندھ میں گورننس ٹھیک ہو جائے گی، سندھ میں اچھی گورنمنٹ آ جائے گی، سندھ کے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوں گے چور ڈاکو لٹیرے، یہ نہیں ہوں گے تو سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا یہاں اکنامکس بھی ٹھیک ہوگی، یا انڈسٹریز بھی لگیں گی، لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہوگا، سب چیز ٹھیک ہوگی. جب یہ حالات ہی نہیں ہوگے کہاں کی انڈسٹری لگنی، خاک انڈسٹری لگنی. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ میرے خیال آپ پولیٹیکل ٹاک کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں میں نہیں ہوں نا، میں مجھے آنسر وہ چاہیے جو زیادہ کانکریٹ ہے. میں اکنامسٹ نہیں ہوں. میں اپنے سر ایگریکلچر کے بارے میں بات کرنے کے لیے ڈونٹ نیڈ ٹو بی. اچھا نہیں، بات سنیں، ایگریکلچر کی سب سے بڑی ایک کام ہم نے کیا ہے. ایگریکلچر میں شوگر ملیں بند کی ہوئی تھی، زرداری صاحب نے یاد ہوگا. کسان ریلی میں ہم نے لیڈ کی، میں نے لیڈ کیا، جس کے اوپر ڈنڈے پڑے، جیل میں بند ہوا، پٹائی ہوئی، مار کٹائی ہوئی. شوگر ملیں کھلوائی. آج 82,000 کسان جس میں چولہا بند تھا اس کے گھر کا، وہ ہم نے کھلوائی، لڑکے کھلوائی. اس کے رزلٹ میں راونوار نے کیسز بنا دیے. لیکن آپ دیکھ ایگریکلچر کیا نا، مطلب یہ ہمارا کسان، ہمارا آبادگار مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے فرنٹ پہ آگے باتیں نہیں کی، جاؤ جی بیان جاری کر دو. ہم تو میدان میں لڑے، مرے، پٹے، کٹے. سب سے زبردست جو ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے، اچھا ڈپارٹمنٹ، اس کا نام ہے ایریگیشن. مطلب سب سے بڑا مال وہاں سے آتا ہے، اس لیے زبردست ہو گیا نا. مال تو زیادہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سے آتا ہے، لیکن زبردست ڈپارٹمنٹ ہے ایریگیشن. وجہ کیا ہے؟ خفیہ. مٹی آئی مٹی گئی، مٹی آئی پانی میں ڈوب گئی، پانی آیا مٹی چلی گئی. کوئی دیکھنے والے نہر کے اندر 4 فٹ کھدائی کی یا 20 فٹ کھدائی کی، پانی آیا. یہ ایشو میڈیا پر کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ اس کو آپ کے لیڈروں کو ڈسکس کرنا چاہیے. کرتے ہیں بھائی صاحب. آپ کو میں نے بتایا بھی، جو میں نے بتایا کہ یہ جو گنے والا ایشو ایگریکلچر کا سب سے بڑا ایشو تھا. بیچارہ کسان آتا تھا، بلاول ہاؤس گیا، مار کے اس کے 4.5 کو پورا کر دیا. پولیٹیکل اپوننٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. I am trying to fetch a better price for the farmer. لیکن آپ نے جو بات کی ہے بڑی اس کے متعلق بات کرتے ہیں، کیونکہ ایگریکلچر تو ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر بیسکلی ڈونٹ نیڈ پرائر انفارمیشن ریگارڈنگ اکانومی ایز مچ ایز یو نو اباؤٹ دیز تھنگس. تو حلیم عادل شیخ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب مہمان سیاسی ہو اور سوال معاشی ہوں، لیکن پھر بھی کوشش اپنی یہ کرتے ہیں کہ سوال معیشت سے جڑے اس طرح سے ہوں کہ سیاست کا بھی معاملہ سامنے آ جائے اور تھوڑی معیشت کا بھی پتہ لگ جائے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب حلیم عادل شیخ صاحب PTI کے لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ کچھ چیزیں ایسی پوشیدہ ہوتی ہیں، نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، لیکن اکانومی سے ان کا بڑا اہم تعلق ہوتا ہے. ایگریکلچر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. سندھ کی معیشت جو ہے بہت زیادہ ایگریکلچر سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے لوگ تو کراچی سے باہر ہی نہیں نکلتے. معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی والے تو شاید گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے کمپیوٹر کے سامنے سے. اگر ان کو کچھ کہہ دو تو پھر وہ بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہے اینکروں کو. میں نہیں کروں گا بھائی. تو بات یہ کہ یہ مجھے بتائیں، یہ ایریگیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، آپ نے اچانک کچھ راز فاش کرنا شروع کیے. تھوڑا سا بتائیں، ایریگیشن میں بڑا پیسہ ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسا ٹاپک ہے جی
इसके ऊपर हम अगर बात शुरू करें तो पूरे 2-3 शो आपको करने पड़ जाएंगे। जिस अंदाज से इसमें चोरी है, जिस अंदाज से कहते हैं ना कि वो मिट्टी और पानी मिल जाता है, मतलब इरिगेशन में जितना पैसा जिसकी वजह से मखसूस लोगों के कंट्रोल में है। ये हर साल भल सफाई होती है। भल सफाई मतलब है कि जी अब आपने नहर खोद दी, पानी आ गया, उसके बाद तो नहीं पता ना आपको कि 20 फुट का बिल ले लो या 2 फुट का बिल ले लो, और आपने पुश्ते मजबूत कर दिए, पानी आ गया, उसमें बड़ा पैसा होता है पुश्ते मजबूत करने में। अपने पुश्ते मजबूत हो जाते हैं उसमें, इनके खानदानों के पुश्ते मजबूत हो गए, बहुत सारे खानदानों के ना बड़े पुश्ते मजबूत हो गए। तो ये जुल्म है। दूसरा आपने बात जो एग्रीकल्चर की आप देखिए, आज सिंध का काश्तकार, सिंध का जो वो तबाह हो चुका है, उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। आपका प्रोग्राम क्या भाई मुझे बताएं, आपका प्रोग्राम क्या? इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रिपेयर नहीं है अभी सिंध के लिए? हम प्रिपेयर्ड हैं। देखिए हमने केपी चाहिए आपको, जीटी रोड चाहिए। हमने सबसे पहले हम समझते गवर्नेंस अगर ठीक हो, गवर्नेंस अगर दैट्स अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। मैं कहता हूँ सबसे पहले चलना वहीं से पड़ेगा। गवर्नेंस ठीक करें, हर बंदे में प्रोफेशनल्स लगाएं, हर इदारे में वो लोग हों जिनको पता हो कि करप्शन नहीं करनी, करप्शन पकड़ोगे तो अंदर जाओगे। मैं समझता हूँ देख इरिगेशन में कानून हमारे यहाँ मौजूद है, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, काम होने की जगह हमारे पास मौजूद है। अगर उसमें से चोरी निकालते हैं तो सब ठीक है। इरिगेशन में अगर उसमें से चोरी खत्म करते सब ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट में सुने आ जाए, फूड में गंदम क्या बारदाना नहीं मिलता ना, क्यों है? बारदाना उसको मिलेगा जिसको या अपने बंदे को या पैसे पे। आम बेचारा जो वो है आबादगार है हमारा, ग्रोअर जलील रुस्वा हो रहा होता है। बारदाना उसको बारदाना स्पेसिफिक फूड के हाथ में क्यों है? मैं समझता हूँ उसको मेरिट होना चाहिए। बारदाना, आप गंदम निकाल लो, बारदाने के लिए परेशान, कमाद उगा लो, ये गन्ना उगा लो, शुगर मिल भेजने के लिए परेशान, उसका फुट्टी का रेट नहीं मिलता। ये मसाइल समझने के लिए घरों के फार्म हाउसेस से आगे भी जाना पड़ेगा ना। मैं हूं ना, तो ये सियासी क़यादत को लगाए ना आप। मैं हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता रहा हूं, तशहीर हो जाएगी ना। और बाकी मैं बात कर रहा हूं प्लान, व्हाट्स द प्लान? मिसाल दे रहा हूं, वेरी ब्रॉड प्लान हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी में हमारे पास क्लास से लेकर ऊपर तक मौजूद है। और जितनी मैं बताता हूँ, जितनी हमारी डेलिब्रेशंस होती हैं और 1 to 1 मतलब है, खान साहब हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी लीडरशिप से डिस्कस करते हैं। और लाजमी नहीं है इस्लामाबाद ही पहुँचो, वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद होते हैं, बड़ा आसान है और स्ट्रेट खुल के बात होती है। एक एक इशू का उनकी नॉलेज में दिया जाता है। हमारी तंजीम में मेजर इशू ऑफ सिंध, मेजर इकोनॉमिक पॉवर्टी, गुर्बत। मैं आपको अभी इसी वक्त आपको ले जा सकता हूँ शहर सिंध के बाहर, सॉरी शहर कराची के बाहर, एंड यू विल सी पेट में रोटी नहीं, पैर में जूती नहीं। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको भाई साहब मैं बताता हूँ, मेरा ख्याल है बदीन में बड़े जाके अपने पॉलिटिकल एलाइज ढूंढ रहे हैं ना, बदीन के माशी हालात जाके भाई देखें। साहब मेरा ख्याल है कि फिर आप समझ गए जो मैं बात कर रहा था, मैं वही कर रहा था। आप कहते हैं कि मैं कैसे यार खाली इकोनॉमिक्स करूं, ये इसके पॉलिटिकल है, डायनेमिक्स पॉलिटिकल है इसके। बदीन में अपने एलाइज ढूंढ रहे हैं, बदीन की गुर्बत बताएं। देखें गुर्बत, मैंने बड़े करीब से थर की गुर्बत देखी है। मैंने इस सूबे में 150 रुपए की खातर मरता हुआ एक बच्चा देखा है। 150 रुपए लेकर जाऊं, ये वजीर आजम जो थे जमाली साहब, ये वहीं के थे, वो जैकबाद के हिंदुस्तान के थे। वो बात ये है, मतलब मैंने रहते तो वहीं थे ना, मुल्क में हजारों बच्चे थर में मरते हुए हमने देखे हैं। काठो, कोहिस्तान, थर पार कर, जहाँ बरानी पानी का मसला है, वहाँ लोगों के 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस मुल्क में, पूरे मुल्क में 10 करोड़ लोग, 60% लोग 2 वक्त की रोटी उनके पास नहीं है। तो कहाँ की गवर्नेंस है, कहाँ की इकोनॉमी है? हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है, चंद खानदानों की ठीक हो सकती है। कैपेबल लोगों की टीम है ये काम करने के लिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो बताऊं, स्टॉक एक्सचेंज चलाने के लिए तो हम गोरे बुला रहे हैं, आपके पास टीम कहां से? मेरी बात सुने, लीडर अगर ठीक हो ना, टीम बन जाती है। कप्तान ठीक हो, टीम बन जाती है। कप्तान जब टीम चुनता है तो क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में बगैर खिलाड़ियों का काम नहीं होता। कमांडर ठीक हो तो फौज बन जाती है, वज़ीर आज़म ठीक हो तो हुकूमत बन जाती है, वज़ीर आला ठीक हो तो क्यों नहीं भाई, कमांडर ठीक हो तो मामले में वो मामला दूसरा आप उठा रहे हैं। सुप्रीम चीफ जस्टिस बाबा रहमत ठीक हो तो कोर्टें बन जाती हैं, इंसाफ मिलने लगता है। इकोनॉमी टीम उस वक्त भी ठीक होगी जब कमांडर, एक SHO ठीक हो तो इलाका ठीक हो जाता है। SP चोर चला जाए, पूरे इलाके में मंशियात बिकती है, SP ठीक आ जाए, ठीक हो जाती है। इंशाल्लाह हमारा कमांडर ठीक है, हमारा कप्तान ठीक है, इंशाल्लाह इकोनॉमी भी ठीक होगी। आपका कप्तान था अरबाब गुलाम रहीम? नो था, नेवर एवर। तो आप बताएं उसने कितना ठीक कर दिया? थर का नहीं था, मेरा थर का नहीं था। अभी बताता हूँ, कमांडर तो वो था आपका। मेरी बात सुने, आप जाइए थर। मैं बता रहा हूँ अरबाब साहब से गो के मेरा कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ अरबाब ने थर में जो रोड का नेटवर्क दिया, अरबाब ने इस काबिल कर दिया कि मरीज हो बाहर ले आओ। और उस दौरान में ड्राउट नहीं था, उस जमाने में बच्चे नहीं मरते थे। अरबाब ने फिर भी थर में कुछ दिया। अरबाब करप्ट नहीं था। अरबाब अच्छा सा पत्थर को ढूंढ के लाता हूं, अपने सर पे मार लेता हूं। अरबाब, भूखे बच्चे कहां मरे थे भाई? वो इस दौर में बने, पीपल पार्टी दौर में।
नो नॉट अ सिंगल चाइल्ड, मतलब सिंगल तो नहीं कह सकता, उस वक्त ये इशू नहीं था, ये पीपल्स पर 2008 उससे पहले दूध शहद की नहरें बही। उसके पहले उन्होंने मैनेज करते थे, इन्होंने मैनेज नहीं, इन्होंने डॉक्टर्स नहीं भिजवाए, इन्होंने टीम्स नहीं भिजवाई, इन्होंने अस्पतालों को स्क्वीज कर दिया। उसका चूंकि सीएम था, गो के उसने अपने हल्के के लिए किया, लेकिन उस जमाने में आप चेक कर लें, रिकॉर्ड अगले शो कर लीजिएगा, उस 2008 से पहले थर में बच्चे मरने की स्टोरियां नहीं चली। उसके बाद 2008 के बाद आज तक हर साल ड्राउट आता है, हर साल मसाइल पैदा होते हैं। डिजीज आल्सो, some people have told me it's a disease। देखिए मैं तो गया हूं ना, मैं तो देखें उसकी इब्तिदा होता है गुर्बत से, उसका खाली पेट से, दवाई ना मिलने से, खाली पेट से इब्तिदा हुई, बीमार हुआ, अस्पताल जाने के लिए जेब में पैसा नहीं था, डिस्पेंसरी बंद पड़ी थी, मर गया, खत्म बात। अगर जेब में पैसा हो, इलाज हुकूमती नाअहली, क्रिमिनल गवर्नेंस है सिंध में। बैड गवर्नेंस कहना शर्मनाक बात होगी, सिंध में क्रिमिनल गवर्नेंस है, बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं। cannot change it, it requires an entire program। मेरा ख्याल आपको पता है सिंध के मसाइल, आपको मैंने जैकोबाबाद, अच्छा चलें ठीक है, आप बोलते हैं कि जमाली साहब नहीं जैकोबाबाद के, मोहम्मद मियां सुमरो साहब जैकोबाबाद के, इलाही बख्श सुमरो साहब जैकोबाबाद के। वन मैन कैन चेंज, कायदे आजम ने पाकिस्तान बना दिया। मैन एक होता है, लीडर एक होता है, एक ही चेंज करता है, एक ही तबाह करता है। हिटलर ने सब कुछ तबाह कर दिया, एक था हिटलर, एक कायदे आजम, उसने पाकिस्तान बना दिया। एक बंदा चेंज कर सकता है, उसकी अल्टीमेटली उसकी टीम्स होती हैं, उसका विजन होता है, उसकी सोच होती है, उसके इक़दामात होते हैं, उसका अमल होता है, वो तब्दील करता है। अल्टीमेटली एक कौम को एक लीडर चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में लीडर्स की शॉर्टेज है, नून शीन मीम दाल पांच, ये नहीं होगा यार, और नया लीडर चाहिए जी। और काफ नुक्तों वाली, काफ अच्छा कैंची वाली यार नहीं, ये उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, आज तशनगी रह जाएगी। तो हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि मौजू मुकम्मल हो सके, लेकिन कभी कभार वक्त की किल्लत की वजह से मौजू मुकम्मल नहीं हो पाता। लेकिन अच्छी बात यह कि मेहमान को दोबारा से दावत देने का मौका मिल जाता है। हमारी ख्वाहिश होगी कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और आपने बहुत ही टफ क्वेश्चनिंग के जवाब दिया, आपका बड़ा ग्रेटफुल है। मुस्तकबिल में भी इसी तरह मुश्किल सवालात होंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।